मेरा 17 साल का देवर अंधा था। मैं ही खाना खिलाती, नहलाती और कपड़े बदलती। एक दिन मेरे देवर ने जो किया उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंदना है। मैं शादी होने के बाद अपने ससुराल में आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे साइड में बैठा दिया। मेरे सामने की चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। उसकी नज़र सिर्फ मुझ पर थी। मुझे यह बात बुरी लगी। वह लगातार मुझे ही घूरे जा रहा था। इस वक्त यह 16 साल का था। अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत वह 25 मिनट तक करता रहा। अलग अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही, लेकिन मेरा देवर न तो उठकर मेरे पास आया न मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए पाया। मैंने दिल में ही सोचा था कि बहुत ही बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही। यह कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहा है। अब मैं उसे घूरने लगी, लेकिन अजीब पागल था वह। बस मुझे ही देखे जा रहा था, मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसके यूं मुस्कुराने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर रस्म खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। इस वक्त सैम भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास बैठी हुई थी। वह मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा। मुझे यूं उदास देखकर कहने लगे कि क्या बात है वंदना। फिर वह समझे कि शायद मैं काफी देर से कमरे में आया हूँ, इसलिए नाराज है। कहने लगे कि मेरे दोस्त आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो, ऐसे मौकों पर दोस्तों का मजाक आसमान पर होता है। पर फिलहाल सैम की बात सुनकर मेरा मूड ठीक हो गया। मैंने देवर की बात अपने पति के सामने नहीं की। मैंने सोचा कि वह क्या सोचेंगे कि आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। मेरे पति का एक ही भाई था और माँ बाप तो थे ही नहीं। उस वक्त घर में मेरा पति और मेरा देवर था। सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो वे कहने लगे कि आज का नाश्ता मैं बाजार से ही लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यह बात मैं पहले से जानती थी, इसलिए मैंने भी कोई एतराज नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने मुझसे बात की और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अब सैम टेबल के पास आए तो बजाय मेरे पास बैठने की देवर की प्लेट में चने डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और इससे ज्यादा तो मुझे यह हुई कि देवर अभी भी सामने बैठा था, मुझे ही देखे जा रहा था। इसे तो अपने भाई का भी लिहाज नहीं था। गुस्सा मुझे सैम पर भी आने लगा कि वह तो इसे रोक सकते हैं। फिर यह भी मुझे अजीब लग रहा था कि सैम उसे खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। यह तो 16 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा कि सैम यह खुद भी तो खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि वंदना यह अंधा है, देख नहीं सकता। यह सुना कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरानी से उसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। उसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद ही खूबसूरत। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ कि इसकी आंखों में यह क्या कमी थी कि वह देख नहीं सकता था। और कल से मैं न जाने दिल में उसको कितना बुरा भला कह रही थी। सैम के चेहरे पर उदासी थी। सैम कहने लगे कि यह बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता। इसका बहुत इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है। सैम कहने लगे कि इसके सारे काम मैं ही करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ यह सुनकर कि यह अंधा है। मेरा देवर देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था। वह कहने लगा कि भाभी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखिए ना मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं इसे भी नहीं देख सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में उसके लिए नफरत के जज्बात थे, वह अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब सैम ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। तब वह कहने लगे कि मेरे भाई का खाना तुम अपने हाथों से ही खिलाना और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, यह सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा सा चकराया।
मैंने कहा कि सैम, यह तो गलत बात है, सही नहीं है। मैं कैसे इसके कपड़े बदल सकती हूँ? कहने लगे कि इसे छोटे भाई की तरह समझो। अब मैं अपने ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं? खैर, तुम खुद मैनेज कर लेना। यह कहकर वे चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अब यह सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं। इतने में ही मुझे देवर के पुकारने की आवाज सुनाई दी। उसका नाम संकेत था। वह भाभी भाभी पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वह पैंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी शर्ट मुझे पकड़ा देना। पता नहीं भाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ है। उसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वह शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने वह शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन आड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे बटन बंद कर देती हूँ। मैंने उसकी शर्ट के बटन बंद कर दिए। वह खुश हो गया। कहने लगा कि मेरे बाल भी बना दो भाभी। फिर मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर मुझे कहने लगा कि मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, दो तो सही। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ा दिया। मैं यह सोच रही थी कि वह क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और कहने लगा कि आपका बहुत शुक्रिया। यह कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा कि भाभी, आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया, और बाप भी 2-4 साल पहले ही चल बसे। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी भाई पर आ गई। और शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वह बड़ा उदास होकर यह सब कह रहा था। मैंने कहा कि तुम किसी पर बोझ नहीं हो, और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आप बहुत अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे देवर संकेत की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी। वह कुछ ज्यादा ही मेरे साथ खुले मिजाज का होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता कि भाभी, मुझे शर्ट पहना दो, मुझसे बटन सही से बंद नहीं होती। कभी कहता कि मेरे बाल पोंछकर तेल लगा दो। यह काम तो वह खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा कि एक ही देवर है और एक ही पति, मुझे तो घर में कोई काम नहीं होगा। लेकिन मैं तो संकेत की वजह से घन चक्कर सी बन गई थी। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वह भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं उसके कमरे में जाती तो हंसने लगता, हाथ में मोबाइल पकड़ा होता। कहने लगता, मेरे साथ बैठकर यह गाना सुनो जरा, कितना अच्छा है। वह देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था, इसलिए मोबाइल पर कहानियां और गाने सुनने का शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे यह बताओ कि मैं बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं, या फिर तुम्हारे साथ बैठकर यह गाने कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास दिलाया था कि मुझ पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वह मेरी बातें सुनकर हंसने लगा। कहने लगा कि मेरे पास बैठो और मेरे साथ यह गाने सुनो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। काम का क्या, छोड़ो काम को, कभी खत्म हुए हैं। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो यह बताओ, जब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वह हंसने लगा। कहने लगा कि आपका सर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जब तुमने मुझे आवाज दी तो समझे, बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो। मुझे अभी खाना बनाना है। सैम मुझे बिरयानी की कह कर गए हैं। अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना? और तुम्हें क्या पता कि कितना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता। यह कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने बिरयानी बनाई। अब मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि संकेत का कमरा भी लगे हाथों साफ कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे में दाखिल हुई तो वह चीजों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। यह देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि तुम यह क्या कर रही हो? मैं कर देती हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना और वह कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था
कि सारे काम भाई ने आपके सिर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करें कि मुझे बता दिया करें, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लूँगा। वह बड़ी उदासी से और बड़ी फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा कि तुम बस वीडियो सुनो, और फोन में एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी। लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे ही अपने पास बिठा लिया और कहने लगा, यहाँ बैठो आप, बहुत कर लिया आपने काम, अब आप कुछ नहीं करोगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने कहा, संकेत यह क्या हरकत है, मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ चाय के साथ क्या खाओगे, तुम्हारे लिए कुछ चिप्स डाल दूं? कहने लगा, कुछ नहीं खाना मुझे, आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाएं, बस मुझे बताइए कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। यह कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और मैं किचन में आ गई। उसके लिए चाय बनाई और चिप्स, फिर उसको चाय दी। चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन शैम को तो मेरी कोई परवाह नहीं थी, बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है, फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को मुझे ऑफिस में खाना खाना पड़ता है और घर में आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उसके सामने तो मैंने कहा है कि चलो ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद भी मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। वह गले में बहुत दर्द था और बुखार कम होने की बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी। जब कमरे पर दस्तक हुई, फिर दरवाजा खुला तो संकेत मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वह अपनी स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया और कहा, भाभी आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। यह सुनकर वह परेशान हो गया। मैंने कहा कि मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी? वह कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उसका नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम सैम को फोन कर दो, उससे कह दो कि जल्दी घर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी बात सुनकर संकेत कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। यह सुनकर मैं एकदम बेड से उठकर घबरा गई। अपने बुखार को भूलकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई, देखने की आवाज किसकी है। आवाज किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट रस्सी पर से तौलिए को उतारा और संकेत के कपड़े पर डाल दिया और आग बुझाने लगी। लेकिन उस वक्त तक उसका पेट और बाजू जल चुके थे। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा कि तुम क्या करने आए थे किचन में? कहने लगा कि मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वह तड़पता जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से सैम को फोन किया। संकेत तड़प रहा था, उससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका पेट और बाजू जल रहे थे। वह तड़पते जा रहा था। सैम को जब पता चला कि वह भी थोड़ी देर बाद घर आ गए। संकेत का पेट और बाजू काफी हद तक जल चुके थे। वह रो रहा था। सैम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। मैं घर पर ही थी और बहुत परेशान भी थी। तभी सोम का फोन आया। मैंने फौरन से फोन उठाया और पूछा कि संकेत कैसा है। वह कहने लगा कि इसका पेट और बाजू बहुत जख्मी है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसका ख्याल रखा करो। यह कहकर सैम रोने लगा और कहने लगा कि मुझे बहुत फिक्र हो रही है, उससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। संकेत बुरी तरह से चिल्लाए जा रहा है। मैंने कहा कि मुझे बुखार था और मुझे क्या मालूम कि कब वह किचन में चला गया। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। सैम मुझे कहने लगा कि मैं अस्पताल में ही रहूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक संकेत को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे तो होश उड़ गई। सैम ने कहा कि संकेत हम लोगों के बीच नहीं रहा।
यह सुना कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि नहीं, आप यह क्या कह रहे हैं? इसको बस जरा सी आग तो लगी थी, ऐसे कैसे कुछ हो सकता है? वह कैसे मर सकता है? मैं रोई जा रही थी। रो रो कर सैम भी कहने लगे कि आग उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन उससे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरा भाई दर्द से तड़प रहा था। मेरा हाथ पकड़े कह रहा था कि भाभी, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वह जा चुका था। वह सदमा हम दोनों के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में संकेत के भाभी भाभी पुकारने की आवाज महसूस होती। मैं भागकर जब उसके कमरे में देखती तो फूट फूट कर रोने लगती। तभी मुझे लगता कि वह हंस रहा है और कह रहा है कि भाभी छोड़ो सारे काम, मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको गाने सुनाना चाहता हूँ। चंद महीनों बाद मैं उम्मीद से हुई थी। सैम मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे, लेकिन यह पूरा वक्त मैंने संकेत की यादों में रोते रोते ही गुजारा था। वह बहुत ही इंसान था और मुझे बहुत एहसास कराता कि मैं खुद सोच रही थी, काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ। अब सैम बहुत ठीक रहने लगे थे। सैम ने कहा कि नाम तुम अपनी मर्जी का रखो। मैंने कहा कि मुझे उसका नाम संकेत रखना है। मेरी बात सुनकर सैम की आंखें भर आई। मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा कि ऊपर वाले ने हमें दूसरा संकेत दिया है, यही हमारे सभी गमों को भरेगा और संकेत की यादों को भी पूरा करेगा। दोस्तों, जब आपके साथ आपके अपने हैं तब तक उनकी कदर किया करें। क्या पता कब आपका साथ छूट जाए।